हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग वैन और जाओ को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। फिर कुछ ही देर में जाओ वैन को कहती है कि अब तो तुम्हारा वो वेट कर रही होगी ना, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो वैन कहता है कि मुझे उसके पास जाने का ना कोई भी शौक नहीं है, और ये मैरिज तो वैसे भी एक फोर्सफुल मैरिज थी, मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता था। तभी जाओ जियांग को कॉल करती है। वो जियांग से पूछती है कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो। तो जियांग कहती है कि इस वक्त मैं टीवी एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हें कोई काम है क्या। तो फिर जाओ कहती है कि नहीं, मुझे कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदर इन लॉ के लिए सूप लेकर आ जाऊंगी, उसी देर में मैं आ जाऊंगी, तुम मेरा वेट करना। ये कह के जियांग ओके करती है और फिर वो कॉल कट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग वैन और जाओ को लाइव देख रही होती है। उसके बाद वो उन दोनों के मैसेजेस भी पढ़ती है और वो कहती है कि 3 साल तुमने मेरे पूरे 3 साल जाया कर दिए हैं। अगर तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं थी तो तुम पहले से ही ये बात कर सकते थे। मैंने एक दिन भी 3 साल के बाद सुकून का नहीं गुजारा है। मेरा हस्बैंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों ही आपस में रिलेशन में हैं। मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और जियांग कहती है कि पता नहीं वो इंसान कौन था जिसने मुझे उस आग से बचाया था और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। वो बहुत ही काइंड हार्टेड लग रहा था। मैं उस इंसान से दोबारा मिलना चाहती हूँ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियांग जैसे ही नीचे आती है वो देखती है कि वहाँ पर जाओ आई हुई होती है और वो उसकी मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई थी। फिर जाओ उठकर जियांग के पास आती है और वो कहती है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना। तो जियांग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठती है और उनको सूप डालकर देती है। वो कहती है कि ये सूप जाओ खुद बनाकर लाई है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मॉम जब उस सूप को ट्राई करती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तुमने बहुत ही टेस्टी सूप बनाया है। तभी जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है। तो जाओ कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। जियांग कहती है कि हो सकता है कि मैं मॉम बनने वाली हूँ। जाओ कहती है कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जियांग हैरान होकर जाओ को देखने लगती है। फिर जियांग बताती है कि एक दिन वैन बहुत ही ड्रंक वापस आया था, उसको उस टाइम कुछ भी याद नहीं था, शायद उसी दिन ये सब कुछ हुआ होगा। ये सुनकर जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर निकलती हैं तो फिर जियांग कहती है कि मैं तो अब हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ चेकअप के लिए, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो फिर जाओ कहती है कि नहीं, मेरा ऑफिस में बहुत सा काम है, मुझे उसको खत्म करना है, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती हूँ। तो जियांग उसको ओके कर देती है। तभी जाओ वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ जू डॉक्टर केन के साथ होता है। डॉक्टर केन उसको कहते हैं कि देखो अब तो तुम्हारी काफी एज हो चुकी है, किसी लड़की को ढूंढ लो और तुम उसके साथ शादी कर लो, तुम कब तक इस तरह सिंगल लाइफ को गुजारते रहोगे। तो जू कहता है कि मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो केन कहता है कि देखो लास्ट टाइम मैं तुमसे ये बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं तुमसे नहीं कहूंगा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो। तभी इतने में वहाँ पर जियांग आ जाती है और जू उसको देखकर काफी हैरान होता है। तभी केन कहता है कि आप जियांग है ना। तो जियांग हाँ बोलती है। तभी केन कहता है कि एक फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाना बहुत ही इलीगल है, कोशिश कीजिएगा कि ये बात किसी और तक ना पहुँचे और आपको ये रिपोर्ट किसी और को दिखानी भी नहीं है, वरना कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है। ये सुनकर जू काफी हैरान होता है। वो कहता है कि इस लड़की को इतनी इमरजेंसी में इस तरह की रिपोर्ट बनवाने की क्यों जरूरत पड़ गई है। तभी जियांग वो रिपोर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है और जू कहता है कि केन जियांग को इस सब को क्यों शो ऑफ करवाना है, वो क्यों चाहती है कि वो ये रिपोर्ट बनवाए। केन कहता है कि वेट, तुम कैसे जानते हो कि उसका नाम जियांग है। जू कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या वैन इतना बुरा इंसान है कि उसको दिखाने के लिए जियांग को एक रिपोर्ट बनवानी पड़ रही है। केन कहता है कि लगता है तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, मैंने तो तुम्हें पानी दिया था, क्या उसके अंदर कोई ड्रिंक तो नहीं मिली हुई थी ना। जू कहता है कि प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो। और दूसरी तरफ जियांग जू को कॉल करती है। जू जब कॉल अटेंड करता है तो जियांग उसको बताती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप कब तक अवेलेबल हो सकते हैं। तो जू उसको टाइम बता देता है और फिर वो फौरन से कॉल कट कर देता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। इतने में वहाँ पर जू आता है। जू एक और लड़की के साथ बैठता है क्योंकि केन ने आज उसकी ब्लाइंड डेट किसी और लड़की के साथ रख दी थी। वो लड़की बार बार जू के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जू जियांग को ही देखे जा रहा होता है। फिर वो खड़ा होता है और जियांग को अपने पास लेकर आ जाता है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि देखो ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं जानता कि मेरी फैमिली ने मेरी और तुम्हारी शादी क्यों रख दी है, जबकि मेरे पास तो पहले से एक गर्लफ्रेंड है। ये सब कुछ देखकर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर जब वो जियांग की रिपोर्ट्स देखती है वो गुस्से से पागल होने लगती है। वो उन रिपोर्ट्स को वहीं पर फेंककर वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग जू से सॉरी करता है और जू और जियांग दोनों साइड पर आकर बैठते हैं। जू कहता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, तुम अब मुझे बता सकती हो। तो जियांग कहती है कि मेरे नाम पर एक पीस ऑफ लैंड है, मैं उसको बेचना चाहती हूँ। जू कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम उसको अभी नहीं बेच सकती हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वो जमीन बेच दूं। जियांग कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे और मेरे डैड के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। जू ये बात सुनकर
अपने दिल में कहता है कि हाँ, तुम्हारे और मेरे डैड के रिलेशंस इतने अच्छे थे कि मैं उनका सन इन लॉ बनने वाला था, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और तभी जियांग के पास उसकी मॉम की मैसेजेस आने लग जाते हैं। वो उसको कहती हैं कि फौरन से घर पहुंचो और आकर खाना बनाओ, हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से भूखे बैठे हुए हैं। तो जियांग फिर जू से सॉरी करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जब जियांग खाना बना रही होती है तो इतने में मॉम डोर ओपन करती है तो सामने ही वैन आ जाता है। तो मॉम वैन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जाओ का रिश्ता लूँ, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वैन कहता है कि मॉम जियांग भी बुरी नहीं है, और अभी तो इसके नाम पर जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी हुई भी नहीं है, तो आप मुझसे कैसे कह सकती हैं कि मैं उसको छोड़ दूँ। तो मॉम कहती है बस मुझे लगता है कि जाओ कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो तुम जल्दी से इस लड़की के साथ अपने रिलेशन को खत्म करो ताकि मैं जाओ के साथ तुम्हारा रिलेशन कायम कर सकूँ। वैन कहता है कि प्लीज मॉम आप अभी अपनी बातों को ना साइड पर करें, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। और जियांग भी ये सब कुछ सुन चुकी होती है। फिर उसके बाद वो फौरन से किसी को मैसेज करती है। वैन वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत है। तो जियांग कहती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सारे काम खुद कर लूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वैन चुप करके वहाँ से चला जाता है। और जियांग के पास एक मैसेज आता है, वो उसको कहता है कि तुम कल कंपनी पहुँच जाना और तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लेना कि जाओ और वैन के दरमियान क्या रिलेशन है। फिर नेक्स्ट डे जियांग कंपनी पहुँच चुकी होती है, वो कैफेटेरिया में होती है। तभी उसके पास दोबारा से मैसेज आता है और उसको पता चलता है कि रोजाना जाओ और वैन साथ में खाना खाते हैं। इतने में जियांग दोनों को साथ में देख लेती है। वो उनके पास जाती है और उनको बताती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर तो कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा था जब मैंने उनको कहा कि मैं वैन की वाइफ हूँ। तो ये सुनकर सब लोग काफी हैरान हुए हैं। तो वैन कहता है कि चलो छोड़ो ना इन बातों को, हम सारे बैठकर साथ में खाना खाते हैं। फिर वो सब लोग एक साथ बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। इतने में एक वेटर जाओ के पास आता है और वो उसी के ऊपर ही खाना गिरा देता है। जाओ उस वेटर को बहुत ही बुरी बुरी बातें बोलती है और फिर उसके बाद वो गुस्से में बाथरूम चली जाती है। तभी वैन जियांग को कहता है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक न्यू घर में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब हमारी एक न्यू फैमिली स्टार्ट होने वाली है। तो जियांग कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मुझे एक अच्छा सा घर बना कर देना। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो दोनों साथ में शॉपिंग पर आए हुए होते हैं और वैन जब उन ड्रेसेस की प्राइस देखता है तो वो कहता है कि इनकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम कहीं और से देखते हैं। और जियांग वैन को इस सारी बातों पर नोट कर रही होती है। इतने में वहाँ पर जू अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। वैन कहता है कि ये तो मिस्टर जू है ना, सब्र वेट करो मैं इनसे मिलकर आता हूँ। फिर वैन जू से मिलने के लिए जाता है, लेकिन गार्ड उसको उस शॉप से ही बाहर निकाल देता है। जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में जियांग उसके पास जाती है और वैन बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था। फिर वहाँ पर शॉपकीपर आती है और वो उन लोगों को बहुत से ड्रेसेस देती है। वो कहती है कि आज जू हमारी शॉप में आए हैं और हमारे फर्स्ट कस्टमर के लिए उन्होंने ये सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं, ये आप लोग ले सकते हैं। फिर जियांग वो गिफ्ट्स ले लेती है और तभी जियांग कहती है कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो वैन कहता है कि तुमने किधर जाना है। जियांग उसको बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, एक पीस ऑफ लैंड के लिए मुझे किसी अच्छे से लॉयर को हायर करना होगा। ये सुनकर वैन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, तुम कहीं पर भी जा सकती हो। और फिर नेक्स्ट सीन में जियांग सॉन्ग के साथ बैठी हुई होती है और वो दोनों साथ में बातें कर रही होती हैं। इतने में सॉन्ग ड्रंक हो जाती है और जियांग को किसी सॉन्ग की आवाज आती है तो वो खड़ी होकर डांस करने लग जाती है और उसके डांस की वीडियो जू भी बना लेता है और वो उसको डांस की वीडियो सेंड करता है। फिर उसके बाद वो खुद भी उसके पास जाता है। जियांग जब वो वीडियो देखती है तो ये देखकर बहुत ही हैरान होती है। तभी जू उसके पास जाता है तो वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो क्या। जू कहता है कि नहीं, मैं बस तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया था उस पीस ऑफ लैंड के बारे में। तुम जानती हो कि वो तुम्हारे डैड को किसने दी थी। जियांग कहती है कि नहीं, ये बात तो मैं नहीं जानती। तो जू कहता है कि वो मेरी फैमिली ने दी थी तुम्हारे डैड को। ये सुनकर जियांग बहुत ही हैरान होती है। इतने में सॉन्ग जू को देख लेती है। वो बहुत ही हैरान होकर जियांग के पास आती है और कहती है जियांग तुम इस आदमी को जानती हो, ये वही तो है जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। क्या तुम्हें याद है कि लाइब्रेरी में आग लग गई थी और तुम वहीं पर ही बेहोश हो गई थी, तब यही वो लड़का था जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। मैं इसको बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर जियांग काफी हैरान होती है। वो कहती है नहीं, वो ये नहीं था, वो तो वैन था ना जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था। तो फिर सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, यही वो लड़का था। फिर उसके बाद जियांग जू से कहती है कि क्या तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था। तो जू उसको हाँ बोल देता है और ये सब कुछ जियांग के लिए बहुत ही शॉकिंग था। फिर कुछ देर बाद जब जियांग और जू सॉन्ग को उसके घर पर छोड़ देते हैं तो जियांग कहती है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मुझे एक दिन भी सुकून का नहीं मिला। मेरी शादी के फर्स्ट ईयर ही मेरे मॉम और डैड को बहुत ही अजीब से डिजीज हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वैन और यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरे साथ चीट किया है। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही बुरा है, मैं बहुत ही पेन में हूँ। तो फिर जू उसको होटल लेकर आ जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर बहुत ड्रिंक करते हैं। फिर जियांग ड्रंक हो जाती है और वो बार बार यही बात कह जा रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा पेन में हूँ, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरे साथ धोखा किया है, ये सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। जियांग बहुत ही ज्यादा सैड होती है और तभी जू उसके पास जाता है और उसको किस कर देता है। इतने में उसके पास कॉल आने लग जाती है और जियांग उसको खुद से दूर करती है। वो कहती है कि मैं मैरिड हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग यही बात सोच रही होती है कि क्या ये सब कुछ फोर्सफुली हुआ था, क्या मैंने ये सब कुछ किया है, मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ, क्या मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इतने में डोर बेल रिंग होती है और जब जियांग डोर ओपन करती है तो सामने ही जू खड़ा होता है। वो जू से कहती है कि सॉरी, मैं बहुत ही एम्बैरस फील कर रही हूँ, कल जो कुछ भी हो चुका है वो नहीं होना चाहिए था, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। तो जू उसको ओके कर देता है, फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब जियांग अपने घर वापस जाती है तो मॉम उसको थप्पड़ मारती है और वैन भी उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम कल सारी रात थी किधर, देखो मेरे साथ इस तरह का कुछ भी करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो जियांग को छोड़ता है। जियांग खांसने लगती है तो मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लड़की अब यहीं पर ही मर जाए, क्योंकि मैं इसको अपने साथ अब इस घर में नहीं रख सकती हूँ। तो वैन कहता है कि मॉम प्लीज आप काम डाउन हो, मैं अभी सॉन्ग को कॉल करके पूछ लेता हूँ। उसके बाद वो सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि कल रात जियांग किधर थी। सॉन्ग बताती है कि कल ये और मैं साथ में ड्रिंक कर रहे थे, फिर हम लोग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गए थे तो जियांग मेरे घर पे ही रुक गई थी। वैन को ये सुनकर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है और वो कॉल कट करके जियांग से सॉरी करता है। वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो गया था, मुझे लगा था कि तुम कहीं और चली गई हो, लेकिन तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद वो जियांग को एक सोफे पर बिठा देता है और फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि प्लीज आप इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा, अब मुझे काम के लिए निकलना है, मैं जाता हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जियांग मॉम को कहती है कि मॉम अगर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है ना तो आप हॉस्पिटल चली जाया करें और घर के काम के लिए आप कोई नानी भी रख सकती हैं, मेरा इस घर का काम करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप जानती हैं कि आपका बेटा कितना कमा रहा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और मॉम को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ जू जियांग को मैसेज करता है, उसको कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ घर में तो सब लोग ठीक है, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। तो जियांग कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो जू उसको ओके कर देता है। फिर कुछ देर बाद जियांग उसके पास आ जाती है, वो उसके लिए डेजर्ट्स लेकर आई हुई होती है। जू उससे कहता है कि मैंने प्रोजेक्ट बुक तुम्हारे घर पर भिजवा दी है, तुम उसको अच्छे से रीड कर लो और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारा जवाब होगा वो तुम मुझे बता देना। तो जियांग उसको ओके कर देती है। फिर वो उसके सामने डेजर्ट्स रखती है और कहती है कि ये ट्राई करो, ये बहुत ही मजे की हैं। जब जू उनको ट्राई करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, वो बहुत ही टेस्टी होती हैं और वो जियांग को थैंक्स करता है। और दूसरी तरफ जाओ और वैन एक साथ होते हैं। जाओ कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जियांग के लिए कोई फैसला करना पड़ेगा, मैं इस तरह छुप छुप कर अब तुमसे रिलेशन नहीं रख सकती हूँ। वैन कहता है बस तुम थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ ही टाइम बाद मैं जियांग को मार दूंगा। जाओ कहती है कि क्या तुम जियांग को मार दोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वैन कहता है कि देखो कुछ टाइम बाद वैसे भी मेरा और उसका ब्रेकअप होने वाला है और अगर ऐसा हो गया तो उसके एसेट्स मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैं उसको मार दूंगा तो उसके एसेट्स मेरे हो जाएंगे, क्योंकि अब उसके आगे पीछे तो उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं है ना, तो ये सब कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ जियांग वैन की कंपनी में गई हुई होती है। इतने में उसके पास ली आता है। वो ली को कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसका प्रपोजल बनाने में। वो प्रोजेक्ट जू ग्रुप की तरफ से है। ये सुनकर ली कहता है कि प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे पास और भी बहुत से काम है करने के लिए। जियांग कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। तो ली कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। इतने में वहाँ पर वैन आ जाता है और वैन सबको गुस्सा करके कहता है कि जू ग्रुप का प्रोजेक्ट दूसरी दफा हमारे पास आया है और इस दफा मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़े। मैं तुम सब लोगों को सिर्फ आज का ही टाइम देता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना के दो और जिसका सबसे ज्यादा अच्छा प्रपोजल होगा ये प्रोजेक्ट मैं उसी से करवाऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और तभी जियांग ली को कहती है कि अब हमारे पास टाइम आ चुका है, हमें अपना काम अब शुरू कर देना चाहिए। फिर वो लोग बहुत टाइम लगाकर उसका प्रपोजल बनाते हैं। फिर कुछ देर बाद जियांग जाओ के पास मैसेज करती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि वैन का किसी एमी नामी लड़की के साथ रिलेशन चल रहा है और वो दोनों काफी दफा ऑफिस में भी देखे गए हैं, काफी सारे कोलीग्स ये बात कर रहे हैं। ये मैसेज करके जियांग काफी खुश हो जाती है और दूसरी तरफ जाओ वैन से कह रही होती है कि तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ भी रिलेशन है, मैंने ये बात खुद अपने कानों से सुनी है। तो फिर वैन कहता है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है ना तो मत करो बिलीव मुझ पर, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ पर चले जाओ। तो जाओ कहती है कि नहीं सॉरी, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। फिर कुछ देर बाद वो जियांग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने वैन से पूछा है, उसका किसी और लड़की के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, उसने मुझसे कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ जियांग को ही लाइक करता है, उसके अलावा और किसी को भी नहीं। तो जियांग फिर उसको ओके कर देती है। जाओ कहती है कि ठीक है मैं अपने घर चलती हूँ, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती है और तभी जियांग के पास जू की कॉल आती है। जू उसको कहता है कि तुम मेरी कंपनी आ जाओ जल्दी से, मेरे पास एक प्लान है जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। जियांग कहती है कि इस वक्त तो मैं अपना काम खत्म कर रही हूँ। जू कहता है कि ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम आओगी तो तुम्हारे लिए ही फायदा होगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर कुछ देर बाद जियांग जू की कंपनी जाती है उससे मिलने के लिए और वो उसको हर चीज बहुत ही एक्सप्लेन करके बता रही होती है और जू बहुत ही मजे से उसकी बातें सुन रहा था। और उधर वैन जियांग और मॉम एक साथ बैठी हुई होती हैं। वो तीनों साथ में टीवी देख रहे
रहे होते हैं, इतने में वैन के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जू ग्रुप के लिए जो भी प्रपोजल्स भेजे गए थे उसमें से जियांग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सुनकर वैंग बहुत ही खुश होता है। उसके बाद वो जियांग को कहता है कि कल तो मुझे अपना सारा प्लान बता देना, हम लोगों को कल जू ग्रुप के लिए निकलना है, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। जियांग कहती है क्या तुम श्योर हो ना कि मैं ही ये सारा काम करूं? तो वैन कहता है कि हाँ तुम ही करोगी ये सारा काम। और फिर दूसरी तरफ वैन जू ग्रुप पहुंच चुका होता है। वहीं पर वो देखता है कि जू किसी के साथ बॉक्सिंग कर रहा है। तो वो कहता है कि जू आपके तो और भी बहुत ज्यादा हॉबीज हैं, आप इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? तो जू कहता है कि बस मैनेज करना पड़ता है, एक काम करो आकर तुम भी इसके साथ बॉक्सिंग करो। वैन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसको बॉक्सिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो ग्लव्स लेकर वहाँ पर आ जाता है। और जू वैन के असिस्टेंट से ये बात कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये प्रपोजल तुम लोगों की तरफ से नहीं है ना, ये किसी और ने बनाया है, मैं सही कह रहा हूँ? तो वो लड़की बहुत ही डर जाती है। वो कहती है कि जी ये हमने नहीं बनाया, बल्कि ये जियांग ने बनाया है। और तभी वैन खड़ा हो जाता है। जू उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग को मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। वैन कहता है लेकिन वो तो अभी नई नई आई है, उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो जू कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम उसी को ही बुलाओ, मेरे ऑफिस में उसको भेज देना, मैं उसका इंटरव्यू ले लूंगा, और अगर मुझे उसका प्लान अच्छा लगता है तो फिर मैं तुम्हारी कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ मॉम फिर जियांग के पास जाकर नील डाउन कर लेती हैं। वो कहती हैं कि प्लीज तुम जल्दी से जू ग्रुप चली जाओ, वहाँ पर वैन तुम्हें बुला रहा है, जू तुमसे मिलना चाहता है। जियांग कहती है लेकिन आप लोगों ने तो मुझे वहाँ जाने से मना किया था ना, तो अब मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? तो मॉम उसके सामने माफी मांगने लग जाती है और उससे बार बार यही बात कह रही थी कि प्लीज तुम चली जाओ। और उधर जू फिर वैन और उस लड़की को कहता है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, क्या जियांग आ जाएगी भी सही या फिर नहीं? तो वैन कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और जू वैन और उस लड़की को वहाँ से भेज देता है। फिर वो जियांग को केक देता है और कहता है कि प्लीज तुम रेस्ट करो। जियांग कहती है कि क्या हुआ, तुमने कोई प्रपोजल के बारे में बात नहीं करनी थी? तो जू कहता है कि मैं सारे प्रपोजल्स पढ़ चुका हूँ और तुमने तो अपना प्लान मुझे पहले ही बता दिया था, अब मुझे दोबारा से पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो कि मैंने वैन को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है। ये सुनकर जियांग खुश हो जाती है और वो जू को थैंक्स करती है। फिर जब वो सब लोग बाहर निकल कर आते हैं तो वैन और जियांग आपस में बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाती है और कहती है जू ग्रुप के अंदर तुम लोगों का सफर कैसा रहा, क्या तुम लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है? तो जियांग कहती है कि हाँ प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जाओ छुपकर एक कार को देख रही होती है जिसके अंदर से जू और जियांग निकलते हैं और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जाओ कहती है अब ये बात मैं वैन को बताऊंगी कि तुम उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो। उधर जियांग, सॉन्ग, जू और केन गए हुए होते हैं रेस्टोरेंट में और वो सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। इतने में डोर नॉक होता है और जब सॉन्ग देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर वैन आया हुआ होता है। सॉन्ग फौरन से आकर जियांग को बताती है और वो दोनों वैन और केन को एक रूम में बंद कर देती है। फिर जब सॉन्ग जाकर डोर ओपन करती है तो फिर वैन कहता है कि जियांग तुम यहाँ पर किसके साथ हो? वैन वहाँ पर जाकर हर किसी को देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सॉन्ग कहती है कि जियांग मेरे साथ खाना खा रही थी, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर टेबल लगी हुई है और उसके ऊपर खाना भी रखा हुआ है? तो फिर वैन कहता है कि सॉरी जियांग, बस मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा ओवर पॉसेसिव हो गया था, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आई हुई हो। ठीक है तुम खाना खा लो और फिर उसके बाद जल्दी घर वापस आ जाना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग फौरन से डोर बंद करती है और इतने में वहाँ पर केन और जू दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जू फिर जियांग को कहता है कि तुम उससे इतना ज्यादा क्यों डरती हो? देखो वो तुम्हारे साथ तो वैसे भी चीट कर रहा है ना, तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? जियांग कहती है कि मैं उसको अभी नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत से काम है करने के लिए और मैंने वैन से अपनी हर एक चीज वापस लेनी है। जब तक मैं अपनी हर चीज वापस नहीं ले लेती मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ सकती। मुझे सबसे पहले अपने प्लान पर फोकस करना होगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जू और जियांग दोनों साथ में होते हैं। जू जियांग को कहता है कि मैंने तुम्हारे उस पीस ऑफ लैंड के केस को सॉल्व करने की कोशिश की है और ये कीज तुम रख लो। जियांग कहती है कि ये किस चीज की कीज हैं? तो जू कहता है कि आइंदा के बाद तुम्हें कभी भी वैन की कार को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जहाँ पर भी जाना हो तुम अपनी कार में यहाँ पर जा सकती हो। जियांग फौरन से उससे वो कीज ले लेती है और कहती है जैसे ही मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाऊंगी ना और जब मैं अपनी वो लैंड भी बेच दूंगी तो मैं तुम्हें इस सब के पैसे वापस कर दूंगी। जू कहता है कि वो सारी बात की बातें हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ और अपनी कार में एंजॉय करो। फिर दूसरी तरफ जियांग सॉन्ग के साथ कार में बैठी हुई होती है। सॉन्ग कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी है? तो जियांग कहती है कि सॉन्ग मेरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वैन ग्रुप ने मेरे घर पर जो कब्जा किया हुआ है ना, मैं उनसे वो घर वापस ले सकूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं उस माँ बेटे को उस घर से बाहर निकाल सकूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की प्रॉपर्टी है जिस पर वो लोग ऐसे ही कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं उस घर को बेचना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई उसको खरीद ले। क्या तुम ये काम कर दोगी? तो सॉन्ग कहती है
कि ठीक है, इस बारे में मैं सोचती हूँ। फिर जियांग सॉन्ग को कहीं पर ले जाती है और दूसरी तरफ जियांग, सॉन्ग और जू तीनों ही उसी पीस ऑफ लैंड पर आते हैं जिसको जियांग बहुत ही मिस कर रही थी। जियांग उस लैंड को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारी जगह है, ये फ्लावर्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर वो आगे चली जाती है और तभी सॉन्ग जू को कहती है कि तुम सच में एक बिजनेसमैन लग रहे हो इस वक्त। जू कहता है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो सॉन्ग कहती है कि देखो, अगर तुम जियांग के लिए कोई फीलिंग्स रखते हो, तुम उसको लाइक करते हो, तो तुम ये बात उसको बता भी सकते हो। उससे छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। पहले भी तुम ये बात छुपा चुके हो उससे और तुमने देख लिया ना कि वैन ने उससे शादी कर ली थी। लेकिन मैंने तुमसे एक और बात भी डिस्कस करनी है। जियांग चाहती है कि मैं ये सारी लैंड खरीद लूँ, वो चाहती है कि मैं उसका घर खरीद लूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी जगह पर ये सब कुछ कर दोगे? तो जू कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम मुझसे एक फेवर लेना चाह रही हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम अपना नाम शो करवाओगी, मेरा नाम कहीं भी दरमियान में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसको ओके कर देती है। फिर वो कहती है कि देखना, जियांग और तुम्हारी बहुत ही जल्द शादी हो जाएगी और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तो जू कहता है कि मैं ये सब कुछ फोर्सफुली नहीं करना चाहता हूँ, वैसे भी मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ जियांग का ही है। फिर इतने में जियांग उनके पास आ जाती है और उनको कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर कुछ देर बाद वो सारे बार में चले जाते हैं। जियांग कहती है कि जू देखो, यहाँ पर तो बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, तुम इनमें से किसी एक लड़की को चूज कर सकते हो। तो जू कहता है कि अब मुझे किसी को भी चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम वो ड्रंक वाला इंसिडेंट भूल चुकी हो? जियांग सुनकर बहुत ही हैरान होती है और वो उसको चुप करने को बोलती है। वो कहती है मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद जू और जियांग दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं और जब जियांग ड्रंक हो जाती है तो जू उसका मोबाइल उठाता है और उसके मोबाइल से किसी को मैसेजेस करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बिल्कुल न्यू जगह पर आई हुई थी। वो कहती है कि हो सकता है कि ये जू का अपार्टमेंट हो। तभी वो जू को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियों की चीजें हैं, शायद तुम मुझे किसी गलत जगह पर लेकर आ गए हो। जू कहता है कि नहीं, वो जगह बिल्कुल सही है, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हैं, इस वजह से। तो जियांग कहती है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किधर है? जू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड उसी जगह पर ही है इस वक्त। खैर, तुम ब्रेकफास्ट कर लो और तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर जियांग कॉल कट कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब जियांग जू के पास उसके ऑफिस जाती है तो जू उसको देखता ही रह जाता है। जियांग उसको कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो जू कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ो, इस वक्त तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा अपार्टमेंट कैसा लगा। जियांग उसको धक्का दे देती है और कहती है कि इस तरह की फिजूल बात ना मुझसे दोबारा मत करना, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे काम के बारे में बात करने के लिए आई थी। और फिर लेट नाइट को जब जियांग रेस्टोरेंट में होती है तभी उसके पास जू पहुँच जाता है। जियांग कहती है तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जू कहता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जियांग कहती है कि प्लीज तुम इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा करो, अगर हम दोनों को यहाँ पर किसी ने देख लिया ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जू कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा, वैसे मैं तुम्हारे आसपास इसीलिए रहता हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें वापस दिलवा सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैन या कोई भी और तुम्हारे साथ कोई भी ट्रिक प्ले कर सके, और मैं तुम्हें वो सारी चीजें वापस दिलवा कर रहूंगा जो कि तुम्हारे डैड की थी और उन सारे लोगों ने तुमसे वो छीन ली है। और उधर जाओ को ये बात पता चलती है कि वो मॉम बनने वाली है। ये बात वो वैन को बताने वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। और दूसरी तरफ जियांग वैन के साथ ऑफिस में होती है। फिर वो उससे बात करके बाहर आकर अपनी जगह पर बैठती है तो ली उससे कहता है कि कल तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हें पता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी को मार डालते। तो जियांग कहती है वैन तो है ही ऐसा। खैर, हम लोगों को जू ग्रुप को लेकर और भी बहुत से काम करने हैं, तो हम लोगों को अपने काम पर लग जाना चाहिए। तो ली उसको ओके कर देता है। तभी जियांग के पास एक मैसेज आता है और उसको बताया जाता है कि जाओ मॉम बनने वाली है। ये सुनकर जियांग भी काफी हैरान होती है और फिर वो उसको कुछ टाइप करने लगती है। इधर जाओ जब ऑफिस में जाती है तो सब लोग उसको अजीब अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तभी जाओ गुस्से में कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। और ये चीज जियांग भी रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद वो यही बात वैन को बता देती है। वो कहती है इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो ली को कहती है कि आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। फिर उसके बाद जियांग जू से मिलने के लिए जाती है। जू कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें दोबारा मेरी कोई हेल्प चाहिए? फिर जियांग उसके कान में कोई बात करती है और जू उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और उधर जब जियांग अपने घर वापस जाती है तो वो वैन को बताती है कि जाओ मॉम बनने वाली है। वैन ये सुनकर बहुत ही हैरान था, लेकिन फिर वो उसको कहता है कि छोड़ो ना, इस घर को देखो, ये 6 मिलियन का है, ये अच्छा है ना? तो जियांग कहती है कि तुम्हें बताया कि जिस घर में तुम इस वक्त बैठे हुए हो वो 10 मिलियन का है और तुम मुझे एक 6 मिलियन का घर दिलाकर दे रहे हो, बाकी के 4 मिलियन कहाँ चले गए? तो मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे से इतना हिसाब रख रही हो। जियांग कहती है कि मॉम मैं आपको एक बात बता दूं, जिस घर में आप इस वक्त बैठी हैं वो मेरे डैड का घर है। ये सुनकर मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वैन अपनी मॉम को काम डाउन करता है और फिर उसके बाद जियांग सॉन्ग जू और किन से मिलती है। वो उन सबको सारा प्लान समझाने लगती है कि अब हम लोगों ने आगे आगे क्या करना है। और उधर वैन जाओ से मिलता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें ये सारी बात अभी पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी और तुमने कंपनी में ये बात भी बोल दी है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमीर घर से है, ये बात तुम कैसे कह सकती हो? तो जाओ कहती है वहाँ पर सब लोग मेरे ऊपर
ऊपर हंस रहे थे। अगर मैं ये सब कुछ ना कहती ना तो मेरे लिए उस कंपनी में रहना और सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। फिर वैन जाओ को कुछ समझाने लगता है और इधर वैन जियांग के पास आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अभी इस घर को बेचना नहीं चाहिए बल्कि हमें इसको रेंट पर दे देना चाहिए। जियांग कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस घर के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, कोई तो होगा जो इस घर को खरीद लेगा। और उधर मॉम बहुत ही गुस्से में जा रही होती है। वो कहती है जियांग खुद को समझती क्या है, उसको ये लगता है कि ये डैड का घर लेकर वो हमेशा हमें इस बात पर टॉन्ट करती रहेगी कि ये उसके अपने डैड का घर है। इतने में वहाँ पर वो बात सुनती है। एक लेडी और केन आपस में बात कर रहे होते हैं। जियांग का प्लान स्टार्ट हो चुका था। वो लेडी फिर केन से कहती है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी से सोच लो। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। केन कहता है कि मॉम मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इतने में वैन की मॉम उनके पास जाती है और कहती है कि आप लोग किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो फिर लेडी उनको सारा प्रोजेक्ट समझाने लग जाती है। ये सुनकर मॉम बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरा बेटा भी ये सब कुछ कर सकता है, मैं उसको आप लोगों के पास जरूर भेजूंगी। और दूसरी तरफ जियांग तक की बात पहुंच जाती है कि हमारा सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। जियांग ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। फिर उसके बाद डोरबेल रिंग होती है तो वो डोर ओपन करती है। सामने से जू आ जाता है जो कि ड्रंक होता है। जियांग उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें इस वक्त अपने घर जाना चाहिए था। जू कहता है कि इस वक्त मैं ड्राइव नहीं कर सकता था और मेरे करीब करीब तुम्हारा ही घर था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। फिर उसके बाद वो अपनी और जियांग के साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे इस घर से बाहर निकाला ना तो मैं जू ग्रुप में हर तरफ ये तस्वीर वायरल कर दूंगा और बता दूंगा कि हमारा क्या रिलेशन है। जियांग ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है। तभी जू वहाँ से भाग जाता है और इधर जाओ काम कर रही होती है और मॉम मजे से रेस्ट कर रही होती है। तभी जाओ कहती है अब मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। तो मॉम कहती है कि देखो तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो और अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हें इस घर में भी नहीं आने दूंगी। आप सोच लो कि तुमने करना क्या है। तभी मॉम के पास वैन के मैसेजेस आते हैं और वो उनको कहता है कि आपके पास जितने पैसे हैं आप प्लीज मुझे ट्रांसफर कर दें, मुझे कुछ काम करना है। और उधर जियांग चुप कर जू को देख रही होती है। जू कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, इधर आ जाओ। तो जियांग कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर तभी वो वैन के मैसेजेस पढ़ती है और वो खुश होकर जू को बताती है कि देखो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है और ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और तभी जू भी स्माइल करता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। इतने में उसके पास वैन की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि जल्दी हमारे पास पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, बहुत ही बड़ा रफला हो चुका है, हमारे साथ स्कैम कर दिया है कुछ लोगों ने। तो फिर जियांग फौरन वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद जू वहाँ पर आता है और वो उस ब्रेकफास्ट को देखता है। फिर वो जियांग के मैसेजेस को सुनता है। जियांग ने उससे कहा होता है कि प्लीज तुम ये खाना खा लेना, मैंने अपना खाना खा लिया है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ जैसा कि हमारा प्लान था। ये सुनकर जू स्माइल करता है। दूसरी तरफ जब जियांग पुलिस स्टेशन जाती है तो वैन पहले से ही पुलिस ऑफिसर के साथ बहस कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारे 20 मिलियन रुपीस डूब चुके हैं और आपको लगता है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, आपको पता लगाना चाहिए कि किसने किया ये सब कुछ। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि जिस कंपनी की आप लोग बात करते हैं और जिस इंसान की आप लोग बात करते हैं वो कंपनी तो यहाँ पर रजिस्टर भी नहीं हुई है, तो हम लोग आपको उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, आपको इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ देख लेना चाहिए था। जियांग कहती है कि क्या ये तो 10 मिलियन थे ना, तो वो 20 मिलियन कैसे हो गए हैं। फिर उसके बाद वो उस पेपर को भी पढ़ती है और कहती है कि अच्छा, यानी कि आप लोग मेरे मॉम डैड के पैसों का और उनकी चीजों का इस तरह से फायदा उठा रहे हैं। मॉम कहती है कि क्या हुआ, 10 मिलियन अगर हमारे पास आ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जियांग कहती है कि मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो घर जाती है तो जू उससे कहता है कि तुम आ गई हो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तुम आकर उसको खा लो। और क्या हुआ, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो जियांग कहती है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है और मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जियांग कहती है कि अब मैं अपना घर वापस लेना चाहती हूँ, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम जाओ और जाकर वैन ग्रुप के अकाउंट्स को चेक करो। जू कहता है कि ठीक है, ये काम बहुत ही आसान है, मैं कर दूंगा। तभी जियांग उसको कहती है कि ये सारी बातें मुझे तब पता चली थी जब मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, मैं बस ये पता लगाना चाहती हूँ कि वो एक्सीडेंट करवाया किसने था और इस दफा मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। तो जू उसको कंसोल करता है और कहता है कि देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो कोई भी इसके पीछे है उसको उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और फिर दूसरी तरफ जियांग कुछ लोगों के साथ वैन की कंपनी में जाती है। वहाँ पर जाकर वो सब लोग वैन के ऑफिस में हर चीज को देखने लग जाते हैं। ली कहता है कि ये सब कुछ ठीक तो होगा ना। जियांग कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर वहाँ पर वैन आता है। वो कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतने में वहाँ पर जू भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि हमने ये बात सुनी है कि तुमने कंपनी के एसेट्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि वो तुम्हारे अपने एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर वैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो गुस्सा करता है जियांग के ऊपर और उसको कहता है कि
मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है, इसलिए तुम हर दिन कोई ना कोई नई चीज लेकर आ जाती हो। मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। जू कहता है कि वो किधर जाएगा, क्या तुम्हें कुछ पता है? जियांग कहती है कि फिक्र मत करो, उसके पास कोई ठिकाना नहीं है जाने के लिए। ली को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो जियांग को कहता है मेरा तो अब ये दिल कर रहा है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही काम करता रहूं। ये सुनकर जियांग स्माइल करती है और दूसरी तरफ जियांग जू और उसकी मॉम से मिलने के लिए जाती है। मॉम कहती है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ और जू दूर चला जाता है। तभी मॉम जियांग को ये बात बताती है कि मुझे पता चला है जू ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम नर्वस बिल्कुल भी मत होना। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहती थी कि तुम्हारे डैड के हमारी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे और तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड का जू के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन था। जियांग कहती है कि वो कैसा रिलेशन था? मॉम बताती है कि शायद तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि डैड तुम्हारी और जू की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन उतने में तुम वैन के लिए हाँ बोल चुकी थी। तो तुम्हारे डैड ने इस बात को तुमसे डिस्कस नहीं किया था और उन्होंने भी जू को मना कर दिया था कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी ना करे और तुमसे दूर हो जाए। लेकिन अब देखो तुम्हारी लाइफ किस तरह हो चुकी है। देखो मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारा इस वक्त मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के एसेट्स को बचाना है, लेकिन तुम्हें साथ साथ अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तो मुझे सोचकर बता देना। ये कह के मॉम वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर जू आता है और कहता है कि जियांग क्या हुआ, मॉम ने तुमसे क्या बात की है? और जियांग तो कुछ सोच में पड़ी हुई होती है और फिर इधर वैन किसी आदमी के साथ कुछ बातों को डिस्कस कर रहा होता है। जब वो आदमी मान जाता है तो वैन बहुत ही खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जियांग अपने काम में लगी होती है। इतने में उसके पास जू का मैसेज आता है जो कि उसको अपनी कंपनी बुला रहा था। वो उसके पास जाती है तो जू उससे कहता है कि आओ आकर बैठो, मेरे साथ खाना खाओ, उसके बाद तुम मसाज करवाना और सो जाना, तुम्हारे लिए रेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जियांग कहती है क्या बस इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था? मेरे और भी बहुत से काम है, मैं चलती हूँ। तो जू कहता है कि वेट रुको, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तुम मुझे लैंड के बारे में बताओ कि तुम उसका क्या करोगी? तो जियांग कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने सब कुछ बता दिया है। वो लैंड मेरी डैड की नहीं है, बल्कि तुमने उनको गिफ्ट की थी, तो इसलिए मैं वो अपने पास नहीं रख सकती, तुम वो ले लेना। जू कहता है कि फिक्र मत करो, वो लैंड तुम्हारी अपनी ही है और जब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे लिए वैसे भी ये सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए प्लीज तुम इस तरह की बातों पर फोकस मत करो। जियांग कहती है लेकिन मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, मैं तुम्हें ये वापस जरूर करूंगी। जू कहता है कि क्या मेरे दिल में, तुम जानती हो कि तुम्हारी क्या पोजीशन है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे बारे में क्या फीलिंग्स हैं? जियांग कहती है कि कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जू फिर हंसने लगता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, अभी इस बातों को रहने दो, मुझे पता है कि अभी तुम इन सब बातों को मानोगी भी नहीं, आओ हम लोग एक जगह पर चलते हैं। फिर वो जियांग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ वैन के पास कुछ मैसेजेस आते हैं जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। फिर कुछ देर में जब जियांग वापस कंपनी आती है तो सब लोग उसके बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ली कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर वो खबर फैल चुकी होगी कि मैं जू के साथ थी, वो है इतना ज्यादा अच्छा कि कोई भी उसके साथ रहना चाहेगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतने में वहाँ पर वैन पहुँच जाता है और वो जियांग को मारने लगता है, लेकिन जू उसका हाथ रोक लेता है। वो कहता है कि तुम एक लड़की को इस तरह से कैसे बीट कर सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोबारा से उसी जिम साइट पर लेट जाऊँ और तुम दोबारा से वहाँ पर जिम करो उनके साथ? तुम यही चाहते हो ना? वैन कहता है कि देखो मेरी वाइफ और तुम उससे दूर रहा करो। इतने में उसको गार्ड्स पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और इधर वैन अपनी मॉम के साथ अपने घर पे होता है। वो मॉम को कहता है कि अब ये सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है मॉम, अब मुझे उसको डायरेक्टली किल करना पड़ेगा। मॉम कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो और जाओ ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान होती है। वो अपने दिल में कहती है कि मैंने इन दोनों को पहचानने में कैसे गलती कर दी थी, ये दोनों तो इंसान भी नहीं है, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा वरना मेरे साथ भी ये लोग कुछ ना कुछ कर ही देंगे। और फिर दूसरी तरफ जियांग जू के साथ होती है। जू उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हर चीज में हेल्प करूंगा, तुम अपने घर को वापस लेना चाहती हो ना, वो भी तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगा। जियांग कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ भी वापस नहीं आ सकेगा। तो जू कहता है कि प्लीज तुम इस तरह की बातें मत करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ वैन एक आदमी के साथ बैठा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि वो जियांग को कैसे मार सकता है। तभी वो आदमी बताता है कि तुम जानते हो कि ये जो घर तुम देख रहे हो ना, इसकी एक हॉलो सी वॉल भी है जिसके अंदर ऐसी रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से 3 महीने के अंदर वो इंसान बीमार होकर मर भी जाता है, उसकी रेडिएशंस बहुत ही ज्यादा हैं। ये सुनकर वैन एक वियर्ड सी स्माइल करता है। और दूसरी तरफ जब जियांग और जू उसी घर में जाते हैं, वो घर असल में जियांग के मॉम डैड का था। जियांग कहती है कि ये घर कौन बेचना चाह रहा है और इसको कौन खरीदेगा? तो जू कहता है कि शायद कोई ओल्ड फैमिली है, वो इसको खरीदना चाहती है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, वो यहाँ पर आकर पहले चेकिंग कर लेंगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। इतने में वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं और वो वहाँ पर चेकिंग करने लगते हैं। इतने में अलार्म बजता है और वो लोग उस हॉलो वॉल को तोड़ते हैं और अंदर वो लोग हर चीज चेक करते हैं। फिर एक आदमी बाहर निकल के आता है और वो जू को बताता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बीमार होकर मर सकता है। जू और जियांग ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। तभी जू जियांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन जियांग कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि वैन
वैन इस हर चीज का डेबिट अपने ब्लड से पे करेगा। जो कुछ भी उसने किया है ना, उसकी वो सजा भुगतेगा। जू कहता है कि प्लीज तुम काम डाउन रहो, अभी ये बात साबित नहीं हुई है कि सब कुछ वैन ने किया है और मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। अगर वैन ने ये सब कुछ किया है तो वो बस नहीं सकेगा। तभी जियांग के पास एक मैसेज आता है और वो ये मैसेज जू को दिखाती है। फिर जियांग कहती है कि मेरे मॉम डैड की डेथ सिर्फ और सिर्फ एक प्लान था, अब तुम्हें ये बात समझ आ गई है ना। जू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिसने भी ये सब कुछ किया है यानी कि वैन, वो ये सजा जरूर भुगतेगा। जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने जेल में जाए और मैं उसको वहाँ पर सड़ता हुआ देखूं। और दूसरी तरफ जियांग अपना काम कर रही होती है, इतने में उसके पास वैन पहुंच जाता है। वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था और वो साथ ही उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर भी खरीद लिया है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम आकर मेरे साथ उस घर में रहो। तो जियांग उससे उस घर की कीज मांग लेती है। वैन उसको उस घर की कीज देता है और कहता है कि तुम जल्दी आकर मुझसे वहाँ पर मिलना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जियांग जू को कॉल करती है और वो उसको कहती है कि मुझे कीज मिल चुकी है। जू कहता है कि हाँ मैं भी पहुंच चुका हूँ। तभी जियांग पीछे मुड़ती है और उसको देखकर वो काफी हैरान होती है। फिर उसके बाद जू उसको बताता है कि उस घर की मैंने बहुत ही अच्छे से चेकअप करवाया है और मुझे ये बात पता चली है कि वो रेडिएशन उस घर में बहुत ज्यादा सालों से हैं। जियांग कहती है मैंने कहा था ना कि मेरे मॉम डैड की डेथ एक प्लान है। मेरे मॉम डैड तो बिल्कुल ठीक थे, उनको इतनी अचानक से ऐसे बीमारी हो गई, वो लोग चले गए, ये सब कुछ कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता था। और उधर मॉम भागती हुई जाओ के पास जाती है और कहती है वैन को पुलिस ने पकड़ लिया है, तुम यहाँ पर ये खाए पी रही हो, मैंने तुमसे कहा है तुम जाओ और जाकर ढूंढो, जाकर पता लगाओ कि ये सब कुछ वैन के साथ क्यों हो रहा है। तो जाओ कहती है कि मॉम मैं किस चीज का पता लगवा सकती हूँ, जो कुछ उसने किया है उसके बाद तो उसके साथ ऐसे ही होगा ना। लेकिन खैर मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। फिर वो मॉम को एक आइडिया बताती है। मॉम ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ वैन की मॉम जू से मिलने के लिए जाती है। उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को पसंद करते हो और अगर तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे बेटे को जेल से बाहर निकलवाना होगा। जू कहता है कि मुझे आपके लिए क्या करना पड़ेगा और इस सब के लिए आप मुझे क्या कुछ दे रही हैं। तो फिर वैन कहती है कि तुम्हें मुझे 50 मिलियन दे रहे होंगे, तुम मेरे बेटे को भी जेल से बाहर निकलवा लोगे और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ दे दूंगी। तो जू कहता है कि ठीक है। इतने में मॉम के पास वैन की कॉल आती है। मॉम उसको बताती है कि मैं इस वक्त जू के सामने हूँ और मैंने उससे 50 मिलियन लेने का बोला है। वैन कहता है कि प्लीज मॉम आप इस वक्त घर वापस आ जाएं, उसको सब कुछ पता होगा, आप प्लीज मेरे लिए मजीद ट्रबल्स क्रिएट मत करें। तो मॉम उसके बाद कॉल कट करके जू के पास जाती हैं और कहती हैं मेरा बेटे को रेस्क्यू कर लिया गया है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती हैं। और फिर जू और जियांग साथ खड़े कुछ बात कर रहे होते हैं। जियांग तभी वैन को कॉल करती है और उसको कहती है तुम्हें पता है कि तुमने जो घर मेरे लिए खरीदा है उधर से मुझे ये सुनने को मिला है कि वहाँ पर ड्रग्स रखी गई हैं, फौरन से आओ और पहुँचो यहाँ पर और देखो कि तुमने क्या किया है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर जब जू और जियांग दोनों बाहर निकलते हैं तो वैन जियांग से मिलने के लिए आता है। वो उसको हक करता है लेकिन जियांग उसको खुद से दूर कर देती है और वो उसको कहती है कि इस वक्त भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो और ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे पेरेंट्स को किस खुशी में मारा है। फिर उसके बाद वो सबको अनाउंस करती है कि यही वो आदमी है जिसने पूरी प्लानिंग के साथ मेरे पेरेंट्स को मारा है और उसके बाद अब ये मुझे भी मारना चाहता है, इसलिए यहाँ पर ये मुझे लेने के लिए आया है। तो वैन कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता ना तो मैं उस दिन लाइब्रेरी में भी तुम्हें बचाने के लिए कभी भी ना आता, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हें जू मिल चुका है इसलिए तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कर रही हो। तो जियांग कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि उस दिन मुझे लाइब्रेरी में बचाने वाला भी तुम नहीं थे बल्कि जू था। इतने में वहाँ पर जाओ भी आ जाती है और वैन नीचे बैठ जाता है और वो जियांग से सॉरी करने लगता है। तभी वहाँ पर जाओ आती है और कहती है कि देखो जियांग अब तुम्हें इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं होना चाहिए, वो तुमसे सॉरी कर रहा है तो तुम्हें उसको माफ कर देना चाहिए। इतने में सारे एम्प्लॉयज की नोटिफिकेशन आती है। जब सब लोग चेक करते हैं तो ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि जाओ जिस बच्चे की मॉम बनने वाली है वो बच्चा वैन का है। तभी जियांग कहती है कि अब तुम लोग इस बारे में क्या कहोगे। ये सब कुछ देखकर जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो फौरन बाहर निकल जाती है और वैन भी अपनी रिंग उतार के वहीं पर फेंक देता है और बाहर चला जाता है। बाहर आकर जाओ वैन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इस तरह र्यून किया है, तुमने हमारी वीडियोस क्यों बनाई हैं। तो वैन उसको साइड पर करता है और कहता है कि मैं र्यून हो चुका हूँ, तुम र्यून नहीं हुई हो, असल में तो सब कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है। फिर वो उसको बहुत ज्यादा मारता है और जाओ की तबीयत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ जियांग जाओ से मिलने के लिए जाती है। जाओ उससे कहती है मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने मेरे साथ फिर भी ऐसा किया क्यों। जियांग कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुमने भी तो मेरे साथ ये सब कुछ किया और मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो बस तुमसे अपनी चीजें वापस ली हैं। लेकिन तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ जानती हूँ, बस कोशिश करना कि अब तुम मुझसे बच कर रहो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जियांग सॉन्ग जू और गिन के साथ अपनी सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग काफी मजा करते हैं। और फिर दूसरी तरफ जियांग और जू दोनों एक साथ
साथ होते हैं। जियांग उसको कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो जू कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो। इतने में वहाँ पर वैन आ जाता है और वैन दोबारा से उन लोगों के साथ बहस करने लगता है। वो जियांग को भी बहुत ही बुरा भला बोलता है और जू को भी। फिर इतने में उसको गार्ड्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं और फिर लेट नाइट को जब जियांग और जू उसके पास जाते हैं तो वैन फिर जू और जियांग से सॉरी करता है और साथ वो जू को कहता है कि मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने होंगे। इतने टाइम तक मैंने जियांग और उसकी कंपनी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है, मैंने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया है। तभी जियांग कहती है कि तुमने कोई हार्डवर्क नहीं किया, तुम्हारे आने के बाद तो कंपनी और ज्यादा डाउन हो चुकी थी। तभी जू कहता है कि तुम्हारे लिए कोई भी पैसे नहीं है, अगर तुमने मानना है डाइवोर्स के लिए तो तुम ऐसे ही मानोगे बगैर पैसों के, और अगर तुम नहीं माने तो तुम यहाँ पर सारी रात भी रुक सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। यह सुनकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो उसको ओके कर देता है और वहाँ से चुप करके चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब जियांग और जू वहाँ से जाने लगते हैं तो जू कहता है कि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट कब बनवाएंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम्हारी डाइवोर्स भी होने वाली है और तुम्हारे पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट आ जाएगा। जियांग कहती है कि थोड़ा सा सब्र कर जाओ, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो जाएंगे, अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो फौरन वहाँ से भागती है और दूसरी तरफ जब जू अपने घर वापस जाता है तो मॉम उसको रोक लेती है। वो कहती है कि इधर आओ, मैं तुमसे कोई बात करनी है। जू जब मॉम के पास जाता है तो मॉम उसको कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग की बहुत ही जल्द डाइवोर्स होने वाली है। जू कहता है कि जी मॉम, और मैं भी बहुत ही जल्द उससे शादी कर लूंगा, मैं उससे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। तो फिर मॉम कहती है कि अभी तुम इतना जल्दी मत करो, अभी तो वो एक मैरिज से रिलीज होगी और तुम उसको दूसरी मैरिज में फंसाना चाहते हो। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम उसको अपने लिए दे दो, वो थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करेगी तो शायद वो काफी बेटर फील करेगी, दोबारा उससे इस तरह की बात मत करना। ये सुनकर जू कुछ सोचने लगता है और इधर कंपनी में जियांग अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी वो ली को कहती है कि आज जितने भी मैंने काम तुम्हें दिए हैं तुम्हें वो उसको आज के आज ही खत्म करना है, उससे पहले तुम यहाँ से उठोगे भी नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और ली इतने ज्यादा काम करके तो थक ही चुका था। इतने में वहाँ से जू गुजरने लगता है तो ली कहता है कि प्लीज तुम कुछ कर लो, इस लड़की को तो पता नहीं क्या हो गया है, लगता है कि पता नहीं मुझसे किस बात का बदला ले रही है। जू कहता है कि जैसा वो कह रही है ना तुम वैसा ही करो। ये कह के वो भी वहाँ से निकल जाता है और ली को तो अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। फिर जू जब जियांग के पास जाता है तो जियांग उसको देखकर हैरान होती है। वो उससे कहती है कि अब तुम मुझसे तब तक नहीं मिलोगे जब तक हमारे दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन जाता, और इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो। जू कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारे साथ बहुत ही जल्द मैं शादी भी कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग के हाथ में उसका मैरिज सर्टिफिकेट होता है और वहाँ पर सब लोग उसका बहुत ही अच्छा वेलकम करते हैं। जब जियांग वहाँ पर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, वो उन सब लोगों को आज के लिए छुट्टी दे देती है। फिर वो ली को कहती है कि आज हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं और तुम भी वहाँ पर जरूर आना। ये सुनकर वो बहुत ही खुश होता है। फिर उसके बाद जियांग जू से मिलने के लिए उसकी कंपनी जाती है। वहाँ पर सब लोग उसको मैडम या फिर प्रेसिडेंट कहकर बुला रहे होते हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। फिर उसके पास एक लड़की आती है, वो उसको कहती है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है, आपको मेरे साथ चलना होगा। जब जियांग उसके साथ जाती है तो वो लड़की उसके सामने 4 फाइल्स रखती है और बताती है कि जू ने अपने सारे एसेट्स आपके नाम पे कर दिए हैं, यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि उनका जो घर है वो भी आपके नाम पर ही हो जाए। ये सब कुछ देखकर जियांग को रोना आ रहा था और वो फौरन से भागती हुई जू के पास जाती है। जू उसको देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो जियांग कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद जू अपने सारे एम्प्लॉइज से जियांग का इंट्रोडक्शन करवाता है और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। इतने में वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और वो जू को बताती है कि मैम ने एक भी फाइल पर साइन नहीं किया। जू कहता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, तुमने साइन क्यों नहीं किया है किसी फाइल पर? तो जियांग कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती हूँ, मैं तुमसे शादी इन एसेट्स की वजह से नहीं कर रही, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम ये सब अपने पास रखो। तो जू ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसको वहाँ से भेज देता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग, जू और मॉम तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और मॉम जियांग को उसकी वेडिंग का एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देती हैं। वो उसको कहती हैं कि इसके अंदर वेला के पेपर्स और साथ में तुम्हारी सुपर कार के पेपर्स भी हैं, ये सब मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो जियांग कहती है कि अगर मेरी लाइफ में वैन ना आया होता और शुरू से ही मेरी जू से शादी होने वाली होती तब मैं भी आप लोगों को ये सब कुछ देती, लेकिन मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो जू से कहती है लेकिन बहुत ही जल्द मेरे पास 10 मिलियन आ जाएंगे और फिर देखना मेरी भी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये सुनकर जू स्माइल करता है। और इधर फिर मॉम जाओ को ये बात कहती हैं कि अब तो जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, अब तुम जाओ और जाकर खाना पकाओ। जाओ कहती है कि आपने मुझे समझ क्या रखा है, आपको मैं यहाँ पर सर्वेंट लग रही हूँ, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। वो मॉम से और भी बदतमीजी करने लगती है तो वैन फौरन से खड़ा होकर उसका गला पकड़ लेता है। तो वो वैन को कहती है इस दफा तुम लोग जिस घर में रह रहे हो ना वो मेरा है और तुम लोग मेरे साथ इस तरह का काम नहीं कर सकते हो। फिर जाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर जियांग और जू एक रूम में आते हैं और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उधर मॉम और वैन खाना खा रहे होते हैं। तो मॉम
कहती है अब हम लोग आगे क्या करेंगे। तो वैन कहता है कि मॉम आपको कोई जॉब ढूंढनी होगी। मॉम कहती है कि अब इस एज में मैं क्या जॉब करूंगी। तो वैन कहता है फिर आप एक काम करें, आप कंट्री साइड चली जाएं। मॉम कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स को ये बता चुकी हूँ कि मैं और मेरा बेटा सिटी में एक बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं वापस जाकर उनके मुंह पर क्या बात करूंगी, तो मुझे ये तो बताओ। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगी। वैन कहता है कि मॉम फिर आपको जो दिल चाहता है ना आप वो करें, क्योंकि मेरे पास अब ना पैसे हैं और ना ही जॉब, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग और जू एक पार्टी में आते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में उन सब के पास कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं और ऐसे ही नोटिफिकेशन ली भी जियांग को दिखाता है। जियांग कहती है कि मुझे लगता है कि ये सारा काम वैन का है। फिर उसके बाद वो लोग वैन का लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं, जिसमें वो ये बात सबको बता रहा होता है कि मिस्टर जू, जो कि जू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वो एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल इंसान है। यहाँ तक कि उसने मेरी वाइफ को भी मुझसे छीन लिया है। उसने मेरे पास कुछ भी नहीं रहने दिया और मैं अब अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जियांग कहती है कि मुझे पता था कि ये इंसान यही सब कुछ करेगा। फिर उसके बाद वो लोग सब जब घर जाते हैं तो सब लोग साथ में बैठकर ये बात सोच रहे होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तभी जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक लाइव ब्रॉडकास्ट करूँ और मैं सबको बताऊँ कि असल में मेरे साथ क्या हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो भी लाइव आ जाती है और वो सबको अपनी साइड की स्टोरी बताती है। सब लोग जियांग के लिए सिंपैथी शो करते हैं और तभी जू भी कहता है कि वैन एक बहुत ही बुरा इंसान है और मैं जियांग के साथ बहुत ही जल्द शादी करने वाला हूँ। हमें बस आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उधर अभी वैन लाइव ब्रॉडकास्ट कर ही रहा होता है, कुछ ही देर में उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि ये सब कौन कर सकता है। और इधर जियांग, किन, जू और सॉन्ग सब लोग साथ में होते हैं और सब लोग अपनी सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। जियांग कहती है कि देखो मेरे तो कितने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। तो जू कहता है कि इसका आधा क्रेडिट तो मुझे जाता है। सॉन्ग कहती है कि इसका क्रेडिट मुझे भी जाता है और फिर वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर तभी जियांग के पास जाओ की कॉल आती है। जाओ उस कॉल को अटेंड कर देती है और तभी जियांग उससे कहती है कि हाँ क्या हुआ है। तो जाओ उससे कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि वैन को जेल भिजवाने के लिए काफी होंगे। जियांग कहती है कि ठीक है, तुम मुझे जगह बताओ, मुझे कहाँ पर मिलना है। फिर कुछ देर बाद जाओ और जियांग साथ में बैठी होती हैं। जाओ उसके बाद जियांग को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसके अंदर बहुत सारे एविडेंसेस हैं। जियांग कहती है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम इस बारे में मुझे बता सकती हो। जाओ कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। वो सिर्फ वैन ही था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ करवाई थी। मैंने वैन के रूम में एक छोटा सा कैमरा लगवा दिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी और उसके डैड की बातें सुन सकी थी और तब मुझे पता चला था कि वो कितना बड़ा वुल्फ है, उसको इंसान नहीं कहा जा सकता। जियांग कहती है कि ठीक है, वैन आज ही जेल में चला जाएगा, लेकिन तुम अब अपनी लाइफ को न्यू तरीके से एंजॉय करो क्योंकि ये लाइफ बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जाओ कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये कह के जाओ फौरन वहाँ से चली जाती है और फिर जियांग दूसरी तरफ पुलिस को कॉल कर देती है। इधर वैन जब अपने घर का डोर ओपन करता है तो सामने ही पुलिस खड़ी होती है। वो उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं और इधर हम लोग जियांग, जू और बाकी सब लोगों को एक साथ देखते हैं। वो लोग उसी पीस ऑफ लैंड पर गए हुए होते हैं जो कि जियांग का होता है। तभी जू जियांग को कहता है कि देखो अब सब कुछ ठीक हो चुका है, जिसको जो सजा मिलनी थी वो उसको मिल चुकी है और अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट की जा सकती है। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाती है और जियांग उसको देखने लगती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जू ने उसके सामने नील डाउन किया हुआ था और वो उसको प्रपोज कर रहा होता है और तभी जियांग हाँ बोल देती है। फिर जू उसको रिंग पहनाता है और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी सॉन्ग कहती है, जू अगर तुमने मेरी दोस्त के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की या तुमने इसको रुलाया तो देखना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। जू कहता है कि फिक्र मत करो, इस तरह हर वक्त नहीं होता, इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो जियांग को हग कर लेता है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।